हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बनारस और दिशा कविता के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बनारस और दिशा कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है? इन दोनों कविताओं के लेखक हैं कवि केदारनाथ सिंह जी। बनारस कविता में क्या बताया गया है? इस कविता में बनारस शहर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन, उसकी प्राचीनता और आधुनिकता के मेल को दर्शाया गया है। बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका इस शहर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कवि के अनुसार बनारस में वसंत का आगमन अचानक ही होता है। वसंत के आने पर बनारस के गली मोहल्ले में धूल भरी आंधी चलती है, जिससे लोगों को जीभ पर धूल की किरकिराहट महसूस होने लगती है। ये वसंत उस वसंत से अलग तरह का होता है जैसा वसंत के बारे में माना जाता है। वसंत के आने पर यहाँ उस तरह की बहार नहीं आती जो वसंत के साथ जुड़ी है। बनारस में गंगा घाट और मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों को भी दान मिलने की एक उम्मीद दिखाई देती है। इन स्थानों पर भीड़ बढ़ जाती है और भिखारियों को ज्यादा भीख मिलने लगती है। खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है? इस बात का अर्थ है कि जो भिखारी अब तक मंदिरों और घाटों पर खाली कटोरों को लिए बैठे हुए थे, अब उनमें लोगों द्वारा पैसे डालने शुरू हो जाते हैं, जिससे भिखारियों की आंखों में भी चमक आ जाती है। उनकी कटोरों में गिरते सिक्के उन्हें वसंत के आगमन की सूचना दे देते हैं। लगता है कि उनके कटोरों में वसंत उतर आया है। बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है? बनारस की पूर्णता को कवि ने वसंत आने पर लोगों के मन में आए उल्लास के रूप में दर्शाया है। इस ऋतु में लोगों में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में जीवन के प्रति आशा का संचार जाग जाता है और बनारस का जीवन उल्लास से परिपूर्ण हो जाता है। बनारस की रिक्तता को कवि ने शहर की अंधेरी गलियों से गंगा की ओर ले जाने वाले शवों के चित्रण के माध्यम से दर्शाया है। कवि कहते हैं कि मनुष्य की नश्वरता के कारण ही ये शहर रिक्त हो जाता है, यानी खाली हो जाता है। पुराने की समाप्ति बनारस शहर को खाली करती रहती है। धीरे धीरे शब्द से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बनारस में धीरे धीरे धूल उड़ती है। यहाँ के लोग भी धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ के घंटे धीरे धीरे बजते हैं और शाम भी धीरे धीरे होती है। इस प्रकार बनारस में सभी कार्य धीमी गति से होते हैं। यहाँ के लोग सभी कार्य सहज रूप से आराम से करते हैं। उन्हें किसी भी काम में जल्दी और हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं होती। कवि के अनुसार अपनी धीमी गति से सभी कार्य करने के कारण बनारस एक ऐसा शहर कहा जा सकता है जहां सभी कार्य अपनी एक विशेष रौ में होते हैं। धीरे धीरे सामूहिक लय में कार्य होने के कारण सारा शहर दृढ़ता से बंधा हुआ है। इस कारण यहाँ जो कुछ भी और जहां है वो वहीं उसी रूप में स्थित रहता है। गंगा अपने निश्चित स्थान पर प्रवाहित होती रहती है। गंगा किनारे नाव अपने निश्चित स्थान पर बंधी रहती है। तुलसीदास की खड़ाऊ भी वर्षों से एक निश्चित स्थान पर पड़ी हुई है। सांझ सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? शाम के समय बनारस में जाने पर पता चलता है कि वहां के घाटों पर गंगा की आरती हो रही है। उस समय इस शहर की बनावट अद्भुत लगती है। मंदिरों, घाटों पर जलने वाले दीपों से ये शहर जगमगा उठता है। गंगा जल में इसके घाटों की छाया ऐसे लगती है जैसे आधा शहर जल में है और आधा बाहर है। कहीं पूजा पाठ, हवन मंत्र आदि चल रहे होते हैं तो कहीं चिताग्नि से उठने वाला धुआं दिखाई देता है। उस समय बनारस में श्रद्धा, आस्था, विश्वास, भक्ति आदि का मिला जुला रूप दिखाई देता है। बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? बच्चे का उधर उधर कहना ये प्रकट करता है कि जिधर भी उसकी पतंग ऊंची उड़ती जा रही है, हिमालय पर्वत उधर ही है। उसे लगता है कि जितनी ऊंची उसकी पतंग उड़ रही है उतना ही ऊंचा हिमालय होगा, इसलिए वह उसी ओर हिमालय को देखता है और कवि से बाल सुलभ ढंग से कह देता है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग उड़ती जा रही है। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि बच्चे के सहज भाव से ये कहने पर कि जिधर उसकी पतंग उड़ रही है हिमालय उधर है, उसे ये मानना पड़ा कि बालक जो कुछ भी कह रहा है उसे वो स्वीकार कर रहा है।
बालक का बिना किसी झिझक और संकोच के उसके प्रश्न का उत्तर देना कवि को मुग्ध कर देता है। बालक द्वारा सहज रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने पर कवि उस बालक से कुछ सीखने की प्रेरणा भी देता है। बनारस कविता में कवि ने किसकी विशेषता का वर्णन किया है? कवि ने बनारस नगर की सुंदरता और आध्यात्मिक सौंदर्य का वर्णन किया है। बनारस में वसंत ऋतु के समय होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन के सौंदर्य का, इसके अतिरिक्त बनारस के मंदिरों और नदियों का भी वर्णन किया है। मोहल्ले में धूल क्यों छा जाती है? कवि वसंत ऋतु के आगमन और उसके आने पर वातावरण में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वसंत ऋतु के आने पर धूल का बवंडर उठने लगता है, जो वहां के वातावरण में परिवर्तन ला देता है और सारे गली मोहल्ले में धूल छा जाती है। आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? कवि कहते हैं कि जब गंगा का जल वसंत ऋतु में किनारे के पत्थरों को छूता है तो वो पत्थर भी मुलायम हो जाते हैं। इस प्रकार ही जब बनारस वासी गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा जल उनको छूकर उनके दिलों की कड़वाहट को दूर करके उसे शीतल और मधुर बना देती है। सीढ़ी पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है। इस बात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वसंत ऋतु का आगमन बनारस नगर के लोगों में ही नहीं बल्कि वहां के पशुओं और प्रकृति में भी बदलाव ला देता है। गंगा घाट पर बैठे बंदरों की आंखों में एक चमक और नमी दिखाई देती है। बंदरों के अंदर प्रेम का भाव दिखाई देता है, जैसे उन्हें अब किसी से कोई घृणा या भय नहीं है।